नमस्ते। आज अपन पढ़ेंगे विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में। 12वीं क्लास में चलने वाली पुस्तक है मानव भूगोल का दूसरा अध्याय। इस अध्याय में 2 विश्व स्तरीय तथा 2 भारत स्तरीय जनजातियों के बारे में जिक्र किया गया है। शुरुआत करते हैं विश्व स्तरीय एक जनजाति के बारे में जिसका नाम है एस्किमो। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कि जनजाति क्या है, यानी जनजाति का अर्थ क्या है। देखिए, जनजाति ऐसे लोगों का समूह है जो दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते हैं। उनकी एक निश्चित सामाजिक मान्यताएं, रीति रिवाज और परंपराएं होती हैं। कबीलों में निवास करते हैं ये लोग आदिम ढंग से जीवन यापन करते हैं। इनके जीवन यापन का मुख्य स्रोत आखेट या संग्रहण या आदिम ढंग से कृषि कार्य करना है। एस्किमो का अर्थ, देखिए, एस्किमो का शाब्दिक अर्थ है कच्चा मांस खाने वाले। ये लोग कच्चा मांस खाते हैं और ठंडे प्रदेशों में निवास करते हैं। विशेषतः आर्कटिक वृत्त का जो क्षेत्र है, समुद्र तटीय जो क्षेत्र है, वहां यह जनजाति निवास करती है। बता दूं मैं आपको, एस्किमो जनजाति अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जानी जाती है। पढ़ेंगे अपन आगे। इसके बाद में ये तो हो गया एस्किमो जनजाति का अर्थ। प्रश्न आता है इस अध्याय में, छोटे प्रश्न आएंगे, फिर बता देता हूं। एक प्रश्न आता है एस्किमो का अर्थ लिखिए, 1 नंबर का प्रश्न आता है। तो आप लिखेंगे एस्किमो का शाब्दिक अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाले। एस्किमो जनजाति के लोगों की शारीरिक संरचना क्या है, इसके बाद में अपन पढ़ते हैं। एस्किमो जनजाति के लोगों की शारीरिक संरचना क्या है, पढ़ेंगे अपन। देखिए, शारीरिक संरचना में शरीर की बनावट, शरीर का ढांचा, उसका स्ट्रक्चर वो देखा जाता है। किसी के बाल लंबे हैं, किसी के बाल छोटे हैं, किसी के घुंघरालू हैं, किसी के सीधे हैं, किसी की त्वचा काली है, किसी की त्वचा भूरी है। शारीरिक संरचना में सबसे पहले अपन देखते हैं जैसे इनका चेहरा। इनका जो चेहरा है वो चौड़ा और सपाट होता है। त्वचा का जो रंग है वो पीलापन लिए हुए होता है, पीला भूरा होता है। इनकी हाइट दरमियाना या मध्यम होती है। बाल बड़े भद्दे होते हैं, दांत बड़े सफेद होते हैं। शारीरिक संरचना के बाद में पढ़ेंगे इनका निवास क्षेत्र। इनका निवास क्षेत्र एस्किमो जनजाति का निवास क्षेत्र। देखिए, विश्व स्तरीय अध्ययन कर रहे हैं अपन, तो निसंदेह विश्व के मानचित्र में इनका निवास क्षेत्र मिलेगा। पढ़ रहे हैं हम एस्किमो जनजाति का निवास क्षेत्र। विश्व के मानचित्र पर हम नजर डालते हैं तो हम पाते हैं कि एस्किमो जनजाति के लोग हैं वो आर्कटिक वृत्त कौन सा है, 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा। इससे इधर चलेंगे तो 90 डिग्रियां हैं, इधर चलेंगे तो कितनी डिग्रियां हैं, 90 डिग्रियां हैं दोनों तरफ। इसको बोलते हैं 90 डिग्री उत्तरी, इसको बोलते हैं 90 डिग्री दक्षिणी। 23.5 डिग्री अक्षांश पर है कर्क रेखा। 23.5 से ऊपर चलते हैं अपन 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित एक वृत्त, एक रेखा, उसको आर्कटिक वृत्त कहते हैं। इस वृत्त के आधार पर इस महासागर का नाम
आर्कटिक महासागर रखा गया है। आर्कटिक महासागर के तटीय क्षेत्रों में ये जनजाति निवास करती है। देखिए ये है अलास्का, ये है कनाडा, ये है ग्रीनलैंड, और ये है आइसलैंड, ये नॉर्वे, पश्चिमी यूरोप, ये यूराल पर्वत, और ये आपका आ गया साइबेरिया। तात्पर्य क्या हुआ, ये जनजाति यहां निवास करती है। लेकिन इस जनजाति को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड में एस्किमो, साइबेरिया में चुकची, ये जो जनजाति है यहां, इसका लास्ट एशिया का पूर्वी लास्ट जो छोर है बेरिंग जल संधि से पहले, वो स्थान है चुकची। अलास्का से लेकर के चुकची तक निवास करती है ये जनजाति। ठंडे प्रदेशों में निवास करती है, बर्फीले क्षेत्रों में निवास करती है। ये हो गया इसका निवास क्षेत्र। और इसके बाद में अपन पढ़ेंगे एस्किमो जनजाति की आर्थिक क्रियाओं के बारे में। फिर से सुन लें, एस्किमो जनजाति का निवास क्षेत्र, एस्किमो जनजाति के लोग हैं वो उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों अर्थात 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश अर्थात आर्कटिक व्रत के क्षेत्रों में निवास करती है। विशेष तौर से इनके समुद्र तटीय क्षेत्रों में यहाँ बर्फ जमी रहती है। इस जनजाति को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। यहाँ एस्किमो और यहाँ चुकची। इसके बाद में पढ़ेंगे हम आर्थिक क्रियाकलाप, एस्किमो जनजाति की आर्थिक क्रियाकलाप। आर्थिक क्रियाकलाप यानी इनका जीवन यापन का स्रोत क्या है। ध्यान दें, पढ़ रहे हैं हम एस्किमो जनजाति के बारे में। एस्किमो जनजाति की आर्थिक क्रियाकलाप कौन कौन सी हैं, ये चीज अपन पढ़ेंगे। देखिए, इनके अर्थ में हमने पढ़ा था कि ये लोग कच्चा मांस खाने वाले हैं। निसंदेह ही कच्चा मांस खाने वाले हैं तो आखेटक हैं। ये लोग पूर्णतः आखेटक होते हैं। और आखेट शीतकालीन और बसंतकालीन, शीतकाल में ये लोग आखेट करते हैं तो बर्फीले क्षेत्रों में जहां कहीं भी छिद्र नजर आता है, छिद्र पर ये लोग एक हड्डी लगाते हैं। छिद्र पर क्या लगाते हैं? हड्डी लगाते हैं। अर्थात जहां कहीं भी बर्फीले क्षेत्रों में छिद्र पाया जाता है, उस छिद्र के ऊपर ये लोग एक हड्डी लगा देते हैं। और जैसे ही इस छिद्र में सांस लेने के लिए मछली आएगी, तो ये जैसे ही इस छिद्र में श्वास लेने के लिए मछली बाहर आती है तो ये हड्डी हिल जाती है। जैसे ही हड्डी हिलती है, इनका हार्पून नामक एक भाला जैसा हथियार जो हड्डी से बनाया जाता है उससे वार करते हैं। फिर से सुन लें, पढ़ रहे हैं हम। शीतकालीन जो आखेट है उसको माओपोक बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? शिकार की इस पद्धति में कुत्तों की सहायता से मछली होने का अंदेशा लगाया जाता है। और जहां कहीं मछली नजर आती है कुत्तों को, वहां एक छिद्र तलाशा जाता है, उस छिद्र पर एक हड्डी लगा दी जाती है। हड्डी लगाने के बाद में यहां एस्किमो जनजाति का जो व्यक्ति है ना, यहां बैठ जाता है, प्रतीक्षा में, इंतजार में बैठ जाता है कि यहां मछली आएगी। और जैसे ही श्वास लेने के लिए मछली आती है
यहाँ, तो ये हड्डी हिल जाती है और जैसे हड्डी हिलती है तो हार्पून नामक भाले से ये लोग वार करते हैं यहाँ, और वार करने के बाद में बर्फ को तोड़ करके वो मछली निकाल लेते हैं। ठीक है, शिकार की इस पद्धति को माउथ पोक कहते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा इंतजार करना पड़ता है हड्डी लगाने के बाद में कब तक मछली आई, तो इसीलिए इस पद्धति को प्रतीक्षा करना भी कहते हैं। प्रश्न आता है माउथ पोक को क्या कहते हैं? आप कहेंगे प्रतीक्षा करना। प्रश्न आता है माउथ पोक क्या है? कहेंगे माउथ पोक शिकार की एक पद्धति है जिसके अंतर्गत एस्किमो जनजाति के लोग बर्फीले क्षेत्रों में जहां मछली होने का अंदेशा होता है वहां एक हड्डी लगा देता है, और जैसे ही हड्डी हिलती है वहां हार्पून नामक भाले से ये लोग वार करते हैं और बर्फ को तोड़ करके मछली निकाल लेते हैं। दूसरी एक पद्धति और है, पढ़ रहे अपने शीतकालीन आखेट की प्रक्रियाएं। दूसरी एक और है, उसका नाम है इतुरपाक। शिकार की इस पद्धति में 2 छिद्र होते हैं। कितने छिद्र बनाए जाते हैं? 2। ये धरातल है, एक छिद्र यहां बना दिया, ठीक है, और एक छिद्र यहां बना दिया। एक ये वाला छिद्र है और एक ये वाला छिद्र है। इस एक छिद्र के ऊपर एक व्यक्ति बैठता है, यानी 2 व्यक्तियों की सहायता से शिकार की जाती है। एक व्यक्ति नहीं, उसमें तो छिद्र एक होता था, व्यक्ति एक शिकार कर लिया करता था। इसमें 2 व्यक्तियों की सहायता से शिकार की जाती है। इस छिद्र पर एक व्यक्ति बैठ करके मछली को भोजन डालता है यहां से, ठीक है, भोजन डाल करके मछली को बुलाता है। और जैसे ही मछली यहां आती है भोजन लेने के लिए, ये मछली आई भोजन लेने के लिए, आई यहां मछली आई भोजन लेने के लिए, तो यहां बैठा व्यक्ति इस व्यक्ति को इशारा करता है कि हाँ मछली आ गई है, और इशारा पाकर के यहां बैठा हुआ जो व्यक्ति है वो हार्पून नामक भाले से वार करता है और इस मछली का क्या करता है? शिकार करता है। पढ़ रहे हम आखेट। आखेट में शीतकालीन आखेट। शीतकालीन आखेट की 2 पद्धतियां हैं, एक तो है माउथ पोक और दूसरी है क्या है? इतुरपाक। दोनों में अंतर क्या है? माउथ पोक में एक छिद्र जिस पर हड्डी लगाई जाती है, इतुरपाक में 2 छिद्र बनाए जाते हैं, 2 व्यक्तियों की सहायता से शिकार की जाती है। बसंतकालीन आखेट। बसंतकालीन आखेट में कुत्तों की सहायता से सील मछली का शिकार किया जाता है। किसकी सहायता से? कुत्तों की सहायता से सील मछली का शिकार किया जाता है। ग्रीष्म काल में ये लोग धनुष बाण की सहायता से बारहसिंगा कैरिबो का ग्रीष्म काल में किसकी सहायता से करते हैं? धनुष बाण की सहायता से। इसके बाद में हम पढ़ते हैं भोजन। क्या पढ़ते हैं? भोजन। एस्किमो जनजाति का क्या क्या भोजन है ये चीजें अपने पढ़ते हैं। देखिए इनके अर्थ में हमने पढ़ा था कि एस्किमो जनजाति के जो लोग हैं वो मांसाहारी होते हैं। ये संदेह ही मांसाहारी हैं, तो मांस खाते हैं भाई। और थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा शिकार की इस पद्धति में सील नामक मछली का शिकार करते हैं। कौन सी मछली का शिकार करते हैं ये लोग? सील मछली का। सील मछली है, व्हेल मछली है, इसका शिकार करते हैं, इसी का मांस ये लोग खाते हैं। भोजन के बाद में इनके वस्त्र, एस्किमो जनजाति के वस्त्र। देखिए ये लोग एक बार वस्त्र धारण करने के बाद में उस वस्त्र को उम्र भर उतारते नहीं हैं। वो एक अलग बात है कि फटने के बाद में सौते ही वो टूटता चला जाता है। पहले से धारण किए हुए वस्त्र के ऊपर ही एक वस्त्र ये लोग और पहन लेते हैं। स्त्री और पुरुष दोनों ही लगभग एक समान वस्त्र पहनते हैं। वस्त्र सील मछली के खाल से बना हुआ होता है या फिर कैरिबो की खाल से बना हुआ है। कैरिबो बारहसिंगा जैसा एक जानवर होता है जिसको बोलते हैं। कैरिबो की खाल से बना वस्त्र सील मछली की खाल से बने वस्त्र की तुलना में हल्का होता है और गर्म होता है। ये लोग जर्सी नुमा बाहदार एक वस्त्र पहनते हैं। जर्सी नुमा बाहदार, बाह लगी रहती है जिसके ऐसे। तिमियाक कहते हैं। और तिमियाक के ऊपर एक आवरण और पहनते हैं, उसको कहते हैं अनोहाक। क्या कहते हैं उसको? अनोहाक।
ये हैं इनके वस्त्र। और वस्त्र के बाद में पढ़ेंगे अपन, पढ़ रहे हैं अपने एस्किमो जनजाति के आर्थिक क्रियाकलापों के बारे में। वस्त्र के बाद में इनका निवास गृह, किसका निवास गृह? एस्किमो जनजाति के लोगों का निवास गृह। देखिए ये लोग बर्फीले क्षेत्रों में रहते हैं, विषम जलवायु वाले क्षेत्रों में रहते हैं। तो बर्फ से बना हुआ गुम्बद आकार का, गुम्बद मंदिर का गोल गोल जो पोर्शन होता है उसके लिए गुम्बद शब्द इस्तेमाल किया गया है। गुम्बद नुमा घर बनाते हैं, ठीक है। इस घर का जो गेट है छोटा होता है, जिसमें लेट करके ये लोग प्रवेश करते हैं, छोटा गेट होता है। इस घर के ऊपर की तरफ एक खिड़की भी छोड़ी जाती है ताकि अंदर की जो हवा है वो बाहर निकलती रहे। इस घर को इग्लू कहते हैं। इस घर को क्या कहते हैं? बर्फ के घर को क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं। ग्रीष्म काल में ये लोग खाल से बने तंबू का अस्थायी घर बनाते हैं। उसके बाद में यंत्र उपकरण कौन कौन से हैं इसके, फिर से सुन लें। इनके घर को इग्लू कहते हैं, जो बर्फ का बना होता है, शीतकाल में बनाते हैं। और ग्रीष्म काल में ये लोग तंबू लगा लेते हैं, अस्थायी घर बनाते हैं। तंबू खाल से बना होता है। एक चीज और बता दूं, इग्लू जो है, इग्लू के अंदर इग्लू को गर्म रखने के लिए इग्लू के अंदर की तरफ एक खाल का आवरण और चढ़ाया जाता है अंदर की तरफ। इग्लू की जो दीवार है उसके बीच में थोड़ा सा स्पेस छोड़ करके। इसके अलावा इग्लू को गर्म करने के लिए इग्लू में आग भी जलाते हैं लोग इग्लू के गेट के आसपास। उसके दो फायदे हैं, एक तो ये फायदा है कि गर्मी मिलती है, दूसरी ये फायदा है कि गेट के आसपास आग जलाने से वन्य जो जीव है, हिंसक जीव है, वो नजदीक नहीं आते हैं। यंत्र उपकरण, कयाक। देखिए छोटे प्रश्न पूछे जाएंगे, ये जो शब्द हैं इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। कयाक क्या है, स्लेज क्या है, हार्पून क्या है। कयाक एक चमड़े की बनी छोटी नाव होती है। चमड़े की बनी क्या होती है कि नाव। कयाक के बाद में दूसरा उपकरण है इनका उर्मियाक। ये भी नाव होती है, लेकिन कयाक की तुलना में कैसी होती है? बड़ी होती है। पढ़ रहे हैं इनके उपकरण। उसके बाद में है हार्पून। हार्पून एक भालानुमा हथियार होता है जो हड्डी से बनाया जाता है और शिकार में प्रमुख हथियार है इनका हार्पून। और उसके बाद में स्लेज। स्लेज ये प्रश्न आता है भैया, हार्पून क्या है, स्लेज क्या है? स्लेज, स्लेज बगैर पहिए की गाड़ी है। क्या है स्लेज? बगैर पहिए की गाड़ी है, जिसको रेंडियर खींचते हैं। कौन खींचते हैं? रेंडियर खींचते हैं। बर्फीले क्षेत्रों में सुगमता से चल सके, इसीलिए इसके पहिए नहीं लगाए जाते, बगैर पहिए की गाड़ी है। ये थी एस्किमो जनजाति के आर्थिक क्रियाकलाप। इससे आगे अपन पढ़ते हैं समाज और संस्कृति। देखिए एस्किमो जनजाति के जो लोग हैं वो पितृ प्रधान होते हैं। फिर से सुन लें, एस्किमो जनजाति के बारे में पढ़ रहे हैं। एस्किमो जनजाति की सामाजिक व्यवस्था या सामाजिक संरचना या संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। एस्किमो जनजाति के लोग पितृ प्रधान समाज में रहते हैं। इनमें बहुपत्नी प्रथा का प्रचलन है। एक व्यक्ति एक से अधिक महिलाओं के साथ शादी कर सकता है। जादू टोने पर ये लोग विश्वास करते हैं। ये लोग एल्यूट भाषा बोलते हैं। कौन सी भाषा बोलते हैं? एल्यूट। ये प्रश्न आया था भाई, एस्किमो जनजाति के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? एल्यूट। वातावरण समायोजन, इस जनजाति के लोगों का वातावरण समायोजन गजब का होता है, क्योंकि ये लोग
कठोर जलवायु वाले क्षेत्रों में रहते हैं, बर्फीले क्षेत्रों में रहते हैं, जहां बर्फ की आंधियां चलती रहती हैं। ये लोग बर्फीले क्षेत्रों में निवास करते हैं तो वातावरण से समायोजन करते हैं, यानी घर है, इग्लू है, वो बर्फ का बनाते हैं। इसके अलावा बर्फीले क्षेत्रों में कोई गाड़ी चल नहीं सकती तो ये लोग स्लेज, बगैर पहिए की गाड़ी बनाते हैं ये लोग। इसके अलावा बर्फीले क्षेत्रों में दृश्यता दूर तक नहीं कर पाते हैं, बर्फ चमकती है शीशे की तरह से, उस चमक से बचने के लिए ये लोग वालरस नामक जीव के दांतों का एक चश्मा नुमा आवरण अपनी आंखों पर लगाते हैं। यह है इनमें वातावरण समायोजन। उसके बाद में आधुनिक संस्कृति से संपर्क। सन 1960 के बाद ये लोग आधुनिक संस्कृति के संपर्क में आए, विशेष तौर से अमेरिकी क्षेत्रों में। आधुनिक संस्कृति के संपर्क में आने के बाद इन लोगों ने अपने कुछ परंपरागत उपकरण बदल दिए। दंडबाण के स्थान पर गन यानी बंदूक का प्रयोग करने लग गए। स्लेज के स्थान पर स्नो स्कूटर का उपयोग करने लग गए। तो पहले फर जब संग्रहण किया करते थे, फर, ये प्रश्न भी आता है, फर क्या है? प्रश्न आता है भाई, फर या फिर समूर क्या है? ये प्रश्न आता है, आया था कोई 8-7 साल पहले आया था, समूर या फर। समूर क्या है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, समूर उन जीवों की खाल है जिनके घने चिकने बाल होते हैं। उनकी खाल को एकत्रित करते हैं ये लोग। एकत्रित करने के बाद में उसकी खाल से वस्त्र बनाए जाते हैं जो काफी गर्म रहते हैं। फर या समूर का व्यापार करने लगे, उससे इनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई और आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होने के बाद में इनके रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज और परंपरा और पहनावे में काफी बदलाव आया है। यह आधुनिक संस्कृति के संपर्क से इनका प्रभाव। और एस्किमो, लास्ट एक बढ़िया सा टॉपिक प्रश्न आता है, 2 नंबर का प्रश्न आया भी था कि एस्किमो जनजाति के जीवन में सील मछली का क्या महत्व है। देखिए, सील मछली का इनके जीवन में बहुत अधिक महत्व है। सील मछली को एक तो ये लोग खाते हैं भोजन के रूप में। किसके रूप में? भोजन के रूप में। दूसरा, इसमें सील मछली में काफी चर्बी रहती है, उसको जलाने के लिए यानी ईंधन के लिए काम में लेते हैं। ठीक है ना? इतना ही नहीं, अपितु जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, वो सील मछली की चर्बी को अपने शरीर पर लगाते हैं, नमी बनी रहे। और सील मछली की खाल से वस्त्र और हड्डियों से इग्लू बनाते हैं। ये था आज का अपना टॉपिक, एस्किमो जनजाति के बारे में। अगले टॉपिक में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।